हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशी की। और आज का अपना टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। तो क्या होता है TIR? तो TIR से पहले मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन से पहले अपन ने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या था कि जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। होता क्या है, जैसे मान लो ऊपर विरल माध्यम है और नीचे मान लो सघन माध्यम है। सघन माध्यम मतलब इसको पूरा नाम होता है प्रकाश सघन, मतलब जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे बोलते हैं सघन माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसे बोलते हैं विरल माध्यम। ऐसा समझ सकते हैं, सघन माध्यम जहाँ मॉलिक्यूल्स अणु पास पास है वो सघन माध्यम बन जाता है, और जहाँ मॉलिक्यूल्स अणु दूर दूर हो उसको बोलते हैं विरल माध्यम। जैसे अपनी हवा, मैं बात करूं हवा की और पानी की, तो हवा और पानी में हवा तो विरल और पानी क्या है? सघन। जैसे बात करें पानी और कांच की, पानी और कांच की, तो यहाँ एक चीज आती है ट्रम कि ये जो चीज फिक्स करता है कि कौन सघन माध्यम है और कौन सा विरल माध्यम, तो वो चीज होती है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक हम लोग ये जानकारी देता है कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल। जैसे पानी का अपवर्तनांक 4/3 नहीं 1.33, ऐसे कांच का जो अपवर्तनांक वो 1.5 होता है। तो मैं बात करूं पानी और कांच की, तो पानी और कांच में पानी अब बन जाएगा विरल और कांच बन जाएगा सघन। तो ये होगी बात सघन माध्यम की और विरल माध्यम को मैंने पहले पढ़ लिया। सघन का मतलब होता है प्रकाश से सघन, और विरल का मतलब होता है प्रकाश से विरल होता है। तो जब भी क्या होता है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लो विरल माध्यम है और यह सघन माध्यम, और यहाँ पर बनाया अभिलंब, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के ऊपर। तो ये विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण आर, इसको बोलते हैं आपतन कोण आई। उल्टा होगा, अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यहीं पे कुछ इसी कंसेप्ट को काम में लेंगे और आगे बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो देखिए प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये अपन जानते हैं बात कि जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्यों हट जाएगी? क्योंकि सघन से जैसे विरल में जाएगी तो उसका वेग बढ़ जाएगा, और वेग बढ़ेगा तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर इसके परिभाषा लिख लेंगे। तो पहले आप समझिए डायग्राम से और फिर इसके परिभाषा लिखते हैं। देखिए आगे, तो मान लेते हैं अपने पास ये कोई दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठकारी पृष्ठ अपने यहाँ पे बना देते हैं। पृष्ठकारी पृष्ठ बन गया। पृष्ठकारी पृष्ठ मतलब जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। तो मान लेते हैं कि नीचे कोई माध्यम है, वो मतलब मान लेते सघन माध्यम। कैसा माध्यम मान लेते हैं कि नीचे कोई सघन माध्यम भरा हुआ, मान लो पानी भरा है और ऊपर मान लो हवा है। ये अपना सघन विरल अपन बोल सकते हैं। ठीक है, नीचे कोई सघन माध्यम है तो जब भी इसको हम बोल देते हैं माध्यम एक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? माध्यम एक। जो यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि ऊपर वाला विरल, जैसे फॉर एग्जाम्पल हवा, और नीचे मान लेते हैं माध्यम दो। माध्यम दो मान लेते हैं कि मान लेते हैं सघन माध्यम है, और फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी, जैसे पानी, और मान लेते हैं ऊपर का अपवर्तनांक n1 है और नीचे का अपवर्तनांक n2, और हम ये भी मान लेते हैं कि n2 ग्रेटर देन n1। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो बनेगा सघन माध्यम, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा वो बनेगा विरल माध्यम। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से मान लो प्रकाश किरण जा रही, यहाँ से प्रकाश किरण गई, तो यहाँ क्या होगा? इसका एक माध्यम, तो ये पारदर्शी माध्यम है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो इसका अपवर्तन होगा। तो यहाँ अपन क्या बनाएंगे? यहाँ अपन ड्रॉ करेंगे, यहाँ बनाएंगे अभिलंब। क्या बनाएंगे? अभिलंब। इसमें बोल रहा हूँ नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल एंड फॉर नॉर्मल, नॉर्मल मीन अभिलंब। तो देखो कहाँ गई? सघन से विरल में गई तो ये अभिलंब से थोड़ी सी दूर हट जाएगी। इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे ना जाके अभिलंब से दूर हट गई, तो इसको बोलते हैं आपतन कोण आई, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण आर। ये बन जाएगा आपतन कोण, ये बन जाएगा अपवर्तन कोण, और ये प्रकाश किरण अपने मूल पथ से विचलित हो गई, यानी इसका अपवर्तन हो गया। फिर अपने क्या किया? इस आपतन कोण को बढ़ाया। इस आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाएगा। अपन क्या किया? अपने आपतन कोण, मान लो I1 है और मान लो ये R1 है। I1 है पहला आपतन कोण, ये पहला अपवर्तन कोण R1, R फॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर अपन ने क्या किया? इस आपतन कोण को और बढ़ाया। इस आपतन कोण को अपन ने बढ़ा दिया थोड़ा सा। ठीक, और यहाँ भी वही का ड्रॉ किया, यहाँ पर ने बनाया अभिलंब। क्या बनाया? यहाँ पे अभिलंब बनाया, इसको आप n बोल दीजिए। मान लो जो I2 है तो
I2 ग्रेटर देन मान लो I1, यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन होगा ना, इस प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाके थोड़ी सी अभिलंब से दूर हट गई, क्योंकि जब भी प्रकाश किरण सघन से विलंब में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो बन जाएगा आपतन कोण R2। अब क्या किया अपन ने, अभी तो आपतन कोण को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो एक टाइम ऐसा आया कि प्रकाश किरण अपवर्तित ना होकर दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले जो पृष्ठ पथकारी पथ उसके समांतर गति करने लग गई, और आपतन कोण के इस विशिष्ट मान को, इस स्पेशल एंगल को, इस स्पेशल कोण को बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। तो देखिए क्या हुआ, अपन आपतन कोण को बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आया कि जब प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण है, वो अपवर्तित ना होकर दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के समांतर गति करने लग गई। यानी क्या हुआ, अपन आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते तो एक टाइम ऐसा आया कि प्रकाश किरण अपवर्तित ना होकर दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पक्षकारी पथ के समांतर गति करने लगी, और ये क्या बन गया आपका अभिलंब। ये क्या बनेगा, अभिलंब। यानी हुआ क्या, आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो गया, और इस आपतन कोण को बच्चों बोलते हैं I बराबर थीटा सी। क्या बोलते हैं, थीटा सी। थीटा मीन्स एंगल दिखाने का अपना साइन है, सी फॉर क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, प्रकाश किरण क्या होगी, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पक्ष के समांतर गति करने लगी। फिर अपन ने क्या किया, इस क्रांतिक कोण को इस आपतन कोण को और बढ़ा दिया। क्या किया, क्रांतिक कोण से भी अधिक कोण बढ़ा, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया। तो हुआ क्या, प्रकाश किरण का अपवर्तन ना होकर वो वापस उसी माध्यम में लौट आई, यानी क्या हो गया, परावर्तन हो गया। इसे बोलते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। यानी क्या किया अपन ने, यहाँ वही नीचे आप जिसको थोड़ा सजाना अच्छे से कि नीचे डॉट 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 सघन माध्यम को दिखाने का तरीका, मान लो पानी भरा है, पानी दिखाने का तरीका है। तो मैंने क्या किया, इस बार जो आपतन कोण है, मान लो जो आपतन कोण जो भी है वो क्या है, ये यहाँ पे नियम बना दे एक बार, ये जो भी आपका आपतन कोण है, ये वाला आपतन कोण है, ये I ग्रेटर देन थीटा सी। I ग्रेटर देन थीटा सी, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है। तो इस केस में प्रकाश किरण अपवर्तित ना होकर इसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और 100% लगभग सारी की सारी लाइट वापस आ जाती है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसको हम लिखते हैं थ्योरी के अंदर, जो अपने पढ़ा। तो आप पहले थ्योरी लिखोगे, हेडिंग डाल ली, पहले थ्योरी लिखिए, थ्योरी लिख के डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, डायग्राम से हम थ्योरी लिख देंगे, इसकी परिभाषा लिख देंगे, और फिर आगे बात करेंगे। तो लेकिन इसकी परिभाषा कॉपी पर उठाइए और साथ में परिभाषा लिखिए। क्या लिखोगे, जैसा मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं लिखवाता हूँ, आप मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा, और फिर डायग्राम ड्रॉ करना। लिखिए क्या, कि जब, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, कि जब प्रकाश या प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण कहाँ से, सघन माध्यम से, प्रकाश किरण सघन माध्यम से, साथ लिखिए परिभाषा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब से दूर, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हो जाती है, हट जाती है। यदि हम आपतन कोण को बढ़ाते जाए, यदि हम आपतन कोण को बढ़ाते जाए तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। तो अपवर्तन, ये रहा अपवर्तन कोण, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, इसको आपतन कोण। अपवर्तन कोण का मान मतलब इसकी वैल्यू, मान भी बढ़ता जाता है, और आपतन कोण के एक विशिष्ट मान पर, आपतन कोण के एक विशिष्ट मान पर, स्पेसिफिक वैल्यू पे विशिष्ट मान पर अपवर्तन कोण का मान पर अपवर्तन कोण का मान, ये वाली कंडीशन, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, और 90 डिग्री हो जाता है, और आपतन कोण के इस विशिष्ट मान को, आपतन कोण के इस विशिष्ट मान को, आपतन कोण के
आपतन कोण के इस विशिष्ट मान को क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। दिखाते हैं किससे? थीटा सी। थीटा फॉर एंगल का सिंबल है और सी आपका क्रिटिकल है, क्रांतिक कोण। इस आपतन कोण इस विशिष्ट मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। चलिए यहाँ तक अपन प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण बढ़ता जा रहा है, अपन बढ़ाते जा रहे एक टाइम ऐसा आ गया, ठीक है, जिससे अपवर्तन कितना हो गया? 90 डिग्री का। अब क्या किया अपन ने? अगर इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया तो प्रकाश किरण अपवर्तित ना होके उसी माध्यम वापस आ जाएगी और प्रकाश की इसी फिनोमेना को, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का कोणांतरिक परावर्तन। आगे क्या है? यदि हम आपतन कोण को क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दे, क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दे, मतलब बढ़ा दे, अधिक कर दे, तो प्रकाश किरण अपवर्तित होने के स्थान पर, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अपवर्तित होने के स्थान पर उसी माध्यम में वापस आ गई, ये वाली कंडीशन, उसी माध्यम में अपवर्तित होने के स्थान पर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है प्रकाश की इसी घटना को, वापस लौट जाती है वह प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये परिभाषा आप नोट कर लिया आपने मेरे साथ साथ, ठीक है? नहीं कि तो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर डायग्राम बना लीजिए। पॉज करके परिभाषा लिख लीजिए, फिर डायग्राम बना लीजिए, फिर बात करते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आवश्यक सत्य क्या क्या। हो गया? होगा परिभाषा को अच्छे समझने में, पहले समझा दिया और परिभाषा ने आपको लिखवा दिया। अब देखिए आगे बात करते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। तो पहली शर्त यह है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। अगर विरल से सघन में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैं समझा, इसको साफ कर दूं तो आगे बात करते हैं। मैं परिभाषा आपने लिख ली होगी तो देखिए आगे इसको परिभाषा में आशा उठा रहा हूं। अब देखिए आगे हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें, कंडीशन फॉर TIR, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, किसका? प्रकाश का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें, कंडीशन क्या क्या है? आवश्यक शर्तें। तो पहली कंडीशन यह है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। देखिए अगर मान लो नीचे मानते विरल माध्यम, नीचे मान लिया विरल माध्यम है, वैसे ऐसा होगा नहीं, और मान लो ऊपर सघन माध्यम है, तो मान लो यहाँ पे अभिलंब बना दिया मैंने और यह आपकी प्रकाश किरण आई, तो जब भी प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी और अपन क्या चाहते हैं कि वापस लौट के आए। तो वापस लौटने के लिए क्या होना चाहिए? इसको इधर घूमना चाहिए, इधर नहीं घूमना चाहिए। इसलिए पहली कंडीशन है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है कि विरल से सघन है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी और अपन चाहते हैं कि प्रकाश क्यों वापस लौट के आए, तो माध्यम क्या होना चाहिए? ऊपर विरल, नीचे क्या होना चाहिए? सघन होना चाहिए। तो पहली कंडीशन है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो लिख लिए पहली कंडीशन, प्रकाश किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आवश्यक शर्त है। तो पहली कंडीशन, प्रकाश किरण कहां से? सघन माध्यम से, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, यह है इसकी पहली कंडीशन। किसकी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश जो भी किरण है वो सघन से विरल माध्यम में जाए। दूसरी कंडीशन यह है I ग्रेटर देन थीटा सी, यानी आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपतन कोण का मान
क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो दूसरे कंडीशन क्या है, सिंपल लिख लीजिए, आई ग्रेटर थीटा सी, यानी आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण, आपतन कोण आई लिख लीजिए ब्रैकेट में, आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण आप समझ गए, क्रांतिक कोण थीटा सी से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। दो कंडीशन है, कि पहली कंडीशन प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। दो कंडीशन। अगर मान लो आपको क्रांतिक कोण की परिभाषा ही पूछ दे तो मैंने आपको बता दी कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जहां विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण चला जाता है। ऐसा लिख लीजिए, आपतन कोण का वह मान जहां, आपतन कोण का वह मान जहां अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, यानी आपतन कोण का वह मान क्रांतिक कोण कहलाता है। दो कंडीशन है, प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए, और दूसरी बात है कि आपका आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं अपन इस अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच में क्या संबंध होना चाहिए। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध होना चाहिए, आपने यहाँ से नोट कर लिया होगा। मैं नीचे इन दोनों को यहाँ से हटा रहा हूँ, डायग्राम में रख देता हूँ, जिससे आपको चीजें क्लियर होती रहे। आगे लिखिए कंडीशन क्या, क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक में संबंध, क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक के मध्य संबंध। आगे इसमें टॉपिक बना दिया, बुक में टॉपिक नहीं बना रहा, टॉपिक बना दिया समझाने के लिए अच्छी तरह। आगे इसमें टॉपिक डाल लीजिए, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण थीटा सी व अपवर्तनांक, व अपवर्तनांक किसे दिखाते हैं एन, अपवर्तनांक के मध्य संबंध, क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक के मध्य संबंध। तो क्या चाहते हैं अपन चाहते हैं क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होना चाहिए। देखो इस डायग्राम को, इसी डायग्राम आप देखिए, इस वाले कौन सा क्रांतिक कोण, मान लो आपका ये क्रांतिक कोण, ये प्रकाश किरण से गई, ऊपर वही नीचे सघन माध्यम और ऊपर विरल माध्यम, ये थीटा सी और ये प्रकाश किरण। तो इसको अलग से नहीं बना रहा हूँ, आप इसे ही देख लीजिए। इसका तीसरा डायग्राम, आपका तीसरा डायग्राम, अपन क्या चाहते हैं, अपन चाहते हैं क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के मध्य संबंध निकालना चाहते हैं। तो यहाँ अपन क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे स्नेल का नियम। क्या लगाएंगे, स्नेल का नियम। याद होगा स्नेल का नियम या विलंब, ये मेरा दिल कंटिन्यू। ये मान लो आपतन कोण I और ये मान लो अपवर्तन कोण R, यहाँ का अपवर्तनांक N1, यहाँ का अपवर्तनांक N2। तो स्नेल का नियम क्या बोलता था कि यहाँ का अपवर्तनांक इनटू यहाँ का साइन बराबर यहाँ का नीचे का अपवर्तनांक इनटू नीचे का साइन। ये तो स्नेल का नियम था। स्नेल का यार ऐसा बोल दीजिए, अपवर्तन के नियम में दूसरा नियम कि आपतन कोण I की जा व अपवर्तन कोण R की जा का अनुपात इस तरह रहता है और ये स्थिरांक अपवर्तनांक के बराबर होता है। अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो आपको ये बातें पता होगी, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दी है। तो ये इसमें नहीं पता कि क्या होता है, स्नेल का नियम से होता है N1 इंटू साइन आई बराबर N2 इंटू साइन आर। तो देखिए स्नेल के नियम से, कौन से नियम से, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होगा, इससे देखिए N1 यहाँ का अपवर्तनांक कितना माना था अपन ने N2 इंटू साइन आई, और यहाँ पे कौन कितना लेंगे अपन थीटा सी। इस वाले के लिए बात कर रहे हैं, थीटा सी बराबर यहाँ का अपवर्तनांक कितना माना था अपन ने N1 इंटू यहाँ का साइन, और यहाँ पे कौन कितना R कितना हो गया 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। कितने यहाँ तक ये बना अपने पास N2 साइन थीटा सी बराबर N1 इंटू साइन 90। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, पता है ना आपको, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से बन गया N2 साइन थीटा सी बराबर N1। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि साइन थीटा सी बराबर N1 बटा N2। मैंने क्या किया, इस N2 को नीचे भेज दिया, तो अपने को मिला साइन थीटा सी मतलब क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। क्या मिला, ये मिला अपने को N1 अपॉन N2। यहाँ पे काम की बात ध्यान रखना, N1 बटा N2 आ रहा है, तो N1 और N2 में छोटा कौन, तो N1 छोटा होगा। विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा और सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप ऐसा याद रखोगे
कि छोटे वाला अपवर्तनांक बटा बड़े वाला अपवर्तनांक। क्या बोला मैंने? छोटे वाला अपवर्तनांक बटा बड़े वाला लिखने में आ गया कि छोटे वाला अपवर्तनांक, लेकिन एग्जाम में लिखना है बात समझने के लिए। छोटे वाला अपवर्तनांक बटा बड़े वाला अपवर्तनांक। क्या लिखोगे? छोटे वाला अपवर्तनांक बटा बड़े वाला अपवर्तनांक। ये तो समझने के लिए ठीक है। यहाँ तक या आपने लिख लिया होगा। अब देखिए आगे, यदि मैं मान लूं यदि माध्यम एक हवा हो, यदि माध्यम एक हवा हो, ये वाला माध्यम, यदि माध्यम एक हवा हो तो क्या बन जाएगा? हवा हो तो N1 का मान कितना बन जाएगा? 1, क्योंकि हवा का अपवर्तनांक, हवा या निर्वात का अपवर्तनांक हम कितना मानते हैं? 1 मानते हैं, तो N1 बराबर 1 बन जाएगा। और मान लेते हैं, और N2 बराबर अपन सिंपल n मान लेते हैं कि जो N2 है वो सिंपल n, N2 बराबर n, और N2 बराबर n मानने पे, N2 बराबर n मानने पर मान लिया अपन ने कि माध्यम एक तो हवा है और माध्यम तो जो भी अपवर्तनांक, जो भी माध्यम है उसका अपवर्तनांक n है। तो यहाँ से क्या बनेगा? देखिए ये बन जाएगा साइन थीटा सी बराबर N1 क्या बन जाएगा? 1, और N2 को मैंने क्या मान लिया? n। तो साइन थीटा सी बराबर 1 बटा n बोल दीजिए, या इसको ये लिख सकते हैं थीटा सी बराबर साइन इनवर्स 1 बटा n, जिसको लिख सकते हैं कौन बराबर साइन थीटा सी बराबर साइन इनवर्स। इसको इनवर्स बन जाता है। ये आपको पता होगा, जैसे हमने पढ़ा था कि साइन 30 एक संख्या है, साइन 30 एक संख्या है, लेकिन साइन इनवर्स 1 बटा कौन है? ट्रिग्नोमेट्री का उल्टा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जो आप मैथ्स वाले तो पढ़ते हैं, तो 10-12 लोगों को पता नहीं है, तो इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, व्युत्क्रम त्रिकोणमिति। अब कुछ नहीं, जो मैथ्स है वो समझ गए, जो बायो से उनको भी पता होगा। जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा इनवर्स। इसका बोलते हैं घात -1 नहीं है, ये है इनवर्स, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और तब से ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? n बराबर ये, अब देखो मैं सकता हूँ n बराबर 1 बटा साइन थीटा सी भी लिख सकते हैं, और अपन चाहे तो n बराबर कोसेक थीटा सी भी लिख सकते हैं। जैसे हम एग्जाम में पूछे घुमा फिरा के, तो ये इसको घुमा भी सकते हैं। आया कि समझ में नहीं कि 1/sin क्या होता है? कोसेक, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है। तो अपन सिंपल इसको भी एक बार यहीं से लिख सकते हैं कितना, साइन थीटा सी बराबर, समझ आएगा नहीं यार? साइन थीटा सी बराबर 1 बटा n। तो यहाँ से साइन थीटा सी बराबर बड़ा, और आपकी बुक में इसको लिख रखा है, बुक में भी यही कर रखा है। इसको बुक में अब पता निकाल दिया कि n बराबर 1 बटा साइन थीटा, जहाँ पे n इस माध्यम, आप बुक में इसमें m लिखा है, m मतलब मीडियम, मीडियम इस माध्यम का अपवर्तनांक, तो आप इसको सिंपल n रखिए। क्लियर है बात? इसको चाहे तो कोसेक भी लिख सकता है, बुक में लिखा हुआ नहीं, लेकिन एग्जाम में ऐसा घुमा के आ सकता है। तो n बराबर 1/sin थीटा, तो हो गया अपवर्तनांक और क्रांति कोण के मध्य संबंध। बिल्कुल स्नेह के नियम से अपन इसको कर लिए, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे बात करें, आप यहाँ से नोट कर लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा आने दे रहा हूँ। तो यहाँ तक हम नोट कर लो एक बार। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले तो आगे देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रभाव तथा इसके उपयोग क्या काम आएगा, इसको आपने नोट कर लिया होगा, आपको से समझ भी आ गया होगा। आगे लिखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रभाव तथा इसके उपयोग। कुछ इसके इफेक्ट है, कुछ इसके काम का भी है। काम क्या था वो भी देखेंगे, और कहाँ का इसको ये अपने घुमा देता है, आगे बढ़ा देता है, ये बातें करेंगे। तो देखिए आगे नेक्स्ट हेडिंग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के या पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रभाव तथा इसके उपयोग। नेक्स्ट लिख लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रभाव तथा इसके उपयोग तो पहला आपने इसके अंदर मरीचिका, क्या है? मरीचिका, मिराज, क्या बोलते हैं इसको? मरीचिका या मिराज। कहाँ लगता है? आपने भी देखा होगा रेगिस्तान में। रेगिस्तान में अपने आप रोज जैसे सड़क पे जा रहे हो, तो सड़क क्या कुछ दूर में ऐसा लगता है पानी भरा हुआ है, सब लगता है ना? क्या मानो सड़क में चल रहे हो गर्मी के दिनों में, तो आपको 1-2 किलोमीटर आपके सामने 500 मीटर या आधे किलोमीटर के आगे सब पानी भरा हुआ दिखता है सड़क के अंदर, तो वही मिराज दिखते थे। तो होता क्या है,
देखो सुनिए इसको थोड़ी है तो आपको लिखना पड़ेगा, मैं लिख दूंगा अभी, मैंने समझाता हूँ। मिराज क्या है कि जैसे अपन रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मी के दिनों जो आदमी घूमते हैं तो क्या दिखाई देता है, कुछ दूरी पर ऐसे पानी की तरह से जैसे तालाब ऐसे पानी दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में अभी पानी होता नहीं, जल होता नहीं। ये दृष्टि का जो भ्रम है, अपने को जो भ्रम हुआ कि वहाँ पानी है, इसे क्या बोलते हैं, मरीचिका। ऐसा होता है क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी के दिनों में पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ेगा, और पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ने के कारण जो पृथ्वी के पास की वायुमंडलीय परतें, उनका घनत्व घट जाता है। घनत्व घटेगा तो उनका अपवर्तनांक भी घट जाएगा। लेकिन जो ऊपर वायु की पड़ते हैं उनका अपवर्तनांक, घनत्व अधिक होता है तो अपवर्तनांक भी क्या होगा, अपवर्तनांक भी अधिक होता है। तो जैसे किसी ऊंचाई पर किसी पेड़ या वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, और वो पृथ्वी सतह पर आपतन कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसके कारण जो पृथ्वी में उल्टा बनेगा, और प्रेक्षक को जो ऑब्जर्व को ऐसा लगेगा कि वो जो प्रकाश के नीचे से आ रही है, यानी उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा। और इस प्रकार के उल्टे प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, पानी में बनते हैं। उसको दृष्टि का भ्रम हो जाता है, उसको लगता है कि यहाँ पानी है, लेकिन वहाँ वास्तव में कोई पानी नहीं होता है, कोई जल वहाँ पे नहीं होता है। तो ये चीज थ्योरी मैंने आपको समझाई। अब इसको लिखते हैं, आप मेरे साथ लिखिए, आपको समझ बिल्कुल पक्का आएगा। मैं और समझा दूंगा एक बार, अगर नहीं आया तो लिखिए, फिर एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्या लिखेंगे कि गर्मी के दिनों में, क्या लिखोगे, गर्मी के थ्योरी है, अगर आपको आती है तो आप जा भी सकते हो। गर्मी के दिनों में रेगिस्तानी क्षेत्रों में विचरण करने वाले, विचरण मतलब घूमना, विचरण करने वाले लोगों को कुछ दूरी पर जलाशय के समान, जलाशय के सदृश मतलब जलाशय के समान, जलाशय के सदृश दिखाई देते हैं। जलाशय दिखाई देते हैं, कुछ दूरी पर जलाशय दिखाई देते हैं, कुछ दूरी पर जलाशय दिखाई देते हैं, लेकिन वहां वास्तव में कोई जलाशय नहीं, लेकिन वहां वास्तव में कोई जलाशय या कोई तालाब, कोई पानी वाले का कोई जगह नहीं, कोई जलाशय नहीं होता है, कोई जलाशय नहीं होता है। इस दृष्टि भ्रम को, जो अपने को भ्रम हो गया, इस दृष्टि भ्रम को क्या बोलते हैं, मरीचिका बोलते हैं। इस दृष्टि भ्रम को ही मरीचिका कहते हैं, मिराज बोलते इसको इंग्लिश में। अब ऐसा होता क्यों, देखिए ऐसा होता इसलिए कि गर्मी के दिनों में, ऐसा इसका रीजन क्या है, ये तो दृष्टि भ्रम है कि जलाशय दिखाई दे रहा है, तो दृष्टि में उसको मरीचिका बोलते हैं, नाम देते हैं मरीचिका, मिराज बोलते हैं। ठीक है, इसका रीजन समझिए कैसा क्या होता है। तो देखिए गर्मी के दिनों में लाइन चेंज करने के बाद, गर्मी के दिनों में पृथ्वी सतह का तापमान अधिक हो जाता है, पृथ्वी सतह का तापमान अधिक हो जाता है, जिसके कारण पृथ्वी के पास की वायुमंडलीय परतों का अपवर्तनांक, मैं घनत्व लिखा, मैं इसको अपवर्तनांक लिखता हूँ कि घनत्व घटेगा तो अपवर्तनांक भी घटेगा, जिसके कारण वायुमंडलीय परतों का, आप ऐसा समझिए, तापमान बढ़ाने पर अपवर्तनांक घट जाता है, जिसके कारण पृथ्वी के पास की वायुमंडलीय परतों का अपवर्तनांक, भाई वायुमंडल तो परतें रहती है, परत ऐसे ऊपर नीचे वाली परत, फिर ऊपर परत ऐसे, तो जो पास में परतें उनका तापमान बढ़ने की वजह से अपवर्तनांक घट जाएगा, तो वायुमंडलीय परतों का अपवर्तनांक घट जाएगा, जबकि जो पृथ्वी सतह से दूर है, जबकि ऊपर स्थित वायुमंडलीय परतों का अपवर्तनांक अधिक होता है, ठीक है, जिसके कारण
किसी पेड़, जिसके कारण किसी पेड़ या ऊंचाई पर स्थित, पेड़ या ऊंचाई पर स्थित, पेड़ या ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पर स्थित वस्तु से, ऊंचाई पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण, आने वाली प्रकाश किरण सघन माध्यम से, प्रकाश किरण भाई अपवर्तनांक ज्यादा तो सघन माध्यम, अपवर्तनांक कम तो विरल, तो सघन से कहेंगे विरल में आने वाली प्रकाश किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करती है, या विरल माध्यम में प्रवेश करती, गमन करती की बात है, माध्यम में गति करती है तथा पृथ्वी सतह पर, तथा पृथ्वी सतह पर आपतन, पृथ्वी सतह पर क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, आपतित होती है, जिसके कारण, जिसके कारण उसका पूर्ण आंतरिक, किसका, प्रकाश केंद्र, जिसके कारण उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, हो जाता है। वो पेड़ या वस्तु का, वह पेड़ या वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, वह पेड़ या वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, अब आगे क्या लिखोगे, वह इस प्रकार के दिखाई देना लिख लिया होगा, वह इस प्रकार के उल्टे प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, वह इस प्रकार के उल्टे प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, पानी में देखो खुद का उल्टा दिखेगा, तो इस प्रकार के उल्टे प्रतिबिंब जल में बनते हैं, किसमें बनते हैं, जल में बनते हैं। इस कारण वहां जलाशय का भ्रम हो, इस कारण वहां कहा रेगिस्तान में, इस कारण वहां जलाशय का भ्रम हो जाता है, जलाशय का भ्रम हो, ऐसा लगता है कि वहां पानी है, तालाब, पोखर, सागर कुछ है, जो भी है, लेकिन होता कुछ नहीं वास्तव में। क्लियर, तो ये इसकी थ्योरी थी। अब मैं इसका डायग्राम भी आपको बना के समझाता हूँ कैसा क्यों हुआ ऐसा। तो देख इसका डायग्राम बना लीजिए, आपको भी समझ आ जाएगा अच्छे से। डायग्राम नोट कर लीजिए, इसके डायग्राम और बना लीजिए। क्लियर, ये आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, पॉज करके इसको 18 बना के। ठीक है, आगे देखिए इसका डायग्राम, इसी का मिराज का, मरीची का मिराज का ही डायग्राम। तो मान लेते, देखिए इधर समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से ऐसा क्यों हुआ कि पृथ्वी सतह के जो पास की वायुमंडल में पड़ते हैं उनका ताप बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा तो अपवर्तनांक घट जाएगा, अपवर्तनांक घट जाएगा तो विरल माध्यम की तरह काम करेगी, लेकिन जो ऊपर पड़ते हैं उनका अपवर्तनांक अधिक होता है तो वो सघन माध्यम की तरह काम करेगी, और जो ऊपर से एक पेड़ से वो किरण आ रही है प्रकाश की, वो सघन से विरल में आ रही है, तो और पृथ्वी सतह आपतन कोण से अधिक कोण पर आपतित होगी, पृथ्वी सतह पर वो क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होगी, इसलिए उसका पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है। तो देखिए कि मान लेते हैं पृथ्वी सतह, मान लेते हैं पृथ्वी सतह, और मान लेते हैं यहाँ पे एक पेड़, मान लेते हैं यहाँ पे एक कोई पेड़, ड्राइंग आपको चल जाती है, आप बना लोगे मेरे साथ में। अब मान लो जैसे होता है जिसको समझा दूं कि यहाँ जो पढ़ते हैं, यहाँ जो पढ़ते हैं वो ऐसे पास पास, यहाँ दूर दूर है, यहाँ दूर दूर है, क्या बोला मैंने, यहाँ दूर दूर है, और फिर जैसे ऊपर जाएंगे तो पढ़ते थोड़े पास पास आना है। जैसे मैं इसको थोड़ा और दूर कर दूं कि मान लो यहाँ पढ़ते दूर दूर, और जैसे ऊपर जाओगे पढ़ते क्या हो जाएगी, पास पास, पास पास हो, क्या बनेगा माध्यम, सघन माध्यम, और नीचे क्या बनेगा, विरल माध्यम। तुम्हें यहाँ पे पढ़ते नहीं बना है, इस तरह डायग्राम, डायग्राम थोड़ा सा दिखाने दिख रही है, मैं पढ़ते नहीं बढ़ा रहा है, समझाया मैंने आपको कि यहाँ पढ़ते दूर दूर मतलब विरल, पढ़ते पास पास मतलब सघन। तो मान लेते पृथ्वी सतह, और ये मान लो कोई पेड़ है या ऊंचाई पर कोई वस्तु मान लो यहाँ पे ये पेड़ है सब, ठीक है, यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, कैसे आ रही है, वो सघन माध्यम से, ऊपर माध्यम में कौन, सघन, और नीचे कौन है विरल। आप ऐसा समझ लीजिए कि नीचे जाने पर यहाँ क्या समझोगे, ऐसा होने पे ये है आपका, यहाँ लिखो, क्या लिखोगे, ये है आपका घटता हुआ अपवर्तनांक, क्या है, घटता हुआ अपवर्तनांक, मतलब ऊपर माध्यम सघन है और नीचे माध्यम विरल। तो क्या हुआ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो यहाँ पे जो आपतन कोण का मान होता है, आपतन क्या होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बड़ा कोण, ये जो आपतन कोण है
वो ग्रेटर देन θc होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। और मान लो यहाँ से अपन देख रहे हैं, यहाँ अपनी आंख है, यहाँ अपनी क्या है, आंख है, ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ खड़ा मान लो कि यहाँ अपनी आंख है, ठीक है, यह आपका आंख, ठीक है। तो क्या लगेगा, अपने पास लगेगा प्रकाश क्योंकि नीचे से आ रही, कहीं नीचे से, आंख को फटक नहीं आ रही, आंख से जो सोलर किरणें नीचे से आ रही है, यानी नीचे से मतलब उल्टा प्रतिबिंब। इसका क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट और इसका उल्टा प्रतिबिंब बना लेना, बना लोगे, इसका आप उल्टा प्रतिबिंब बनाना, ठीक है। तो ये ऐसा लगेगा किरण के नीचे से आ रही है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ठीक। ये इसका हो गया पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए आपका डायग्राम। आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से। आगे बात करते हैं, ये हो गया मरीचिका के बारे में। आगे बात करते हैं हीरा चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है। जो डायमंड है वो कैसे, उसकी जो ब्राइटनेस है, चमक वो क्यों होती है, तो वो इसका भी रीजन है प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, उसका प्रभाव अपन पढ़ रहे हैं। तो आगे लिखिए, हीरा क्यों चमकता है, हीरे का चमकना। एग्जाम में पूछ सकता है, मेरा आपको समझ आएगा, कर लोगे। एग्जाम में पूछ सकता है कि हीरा क्यों चमकता है, तो वो चमकता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो आगे लहरें लिख लीजिए, हीरा क्यों चमकता है या हीरे का चमकना, जो भी आप लिखो बात सही है। हीरे का चमकना, हीरा क्यों चमकता है, तो उसका भी रीजन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। क्यों होता है कि हीरे का जो अपवर्तनांक है वो बहुत ज्यादा होता है, 2.42 होता है, और इसका क्रांतिक होता है 42.41 डिग्री। और इसको इस प्रकार घिसते या काटते हैं कि जैसे जो भी प्रकाश के अंदर जाएगा उसका हर बार, हर फलक से, हर सतह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और वो अंदर ही अंदर प्रकाश घूमता रहेगा। इसकी वजह से अपने को हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो रीजन इसका सिंपल रीजन तो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लिखिए हीरे का चमकना, रीजन क्या इसका लिख लीजिए, हीरे का चमकना या हीरा क्यों चमकता है। लिखिए इसका आंसर ये है कि हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक, हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। जिसकी वजह से पूर्ण, इसका आंसर सिंपल क्या है, क्यों चमकता है, किसी ने पूछा तो क्या आंसर होगा कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता हुआ दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। फिर इसका रीजन बता देते हैं अपन कि हीरे का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है, 2.42। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक, हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक कितना होता है, वो अधिक कितना 2.42, मात्रा कुछ पता नहीं अपवर्तनांक का, अपवर्तनांक 2.42। वह क्रांतिक कोण, वह क्रांतिक कोण कितना होता है 42.41 डिग्री। कितना होता है 42.4, देख तो मैंने गलत बोल दिया, 24.41 डिग्री। कितना होता है 24.41 डिग्री, 24.41 डिग्री होता है। अब देखिए हीरे के अंदर प्रवेश करने वाला प्रकाश इस प्रकार प्रवेश करता है कि उसका विभिन्न फलक इस प्रकार प्रवेश करता है कि वो जैसे हर फ्लक्स में टकराएगा तो जो आपतन कोण का मान होगा वो क्रांतिक कोण से अधिक होगा, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो उसका अंदर ही अंदर क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा। इसके हिसाब से वो समझता रहेगा। क्या देखो इसका है कि हीरे के अंदर प्रवेश करने वाला प्रकाश, हीरे के अंदर प्रवेश करने वाला प्रकाश क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है, जिसके कारण उसका विभिन्न फलकों से हर एक फलक से विभिन्न फलकों से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसका उसका विभिन्न फलकों से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। वह हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है, वह हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। ये हो गया हीरे का सिंपल आंसर, पूर्णांतरिक परावर्तन।
ठीक है, बाकी थ्योरी आपको समझ आ गई, आप लिख लोगे। आगे इसका उपयोग है, ये दोनों इसके प्रभाव थे। आगे इसका उपयोग है, एप्लीकेशन हुआ है इसका प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। तो आपने देख रखा है जो अपने नेट से ब्रॉडबैंड जहाँ कनेक्शन होता है नेट का, और छोटे छोटे फाइबर बहुत बहुत पतले, यानी अपने बाल के आकार के बने, लगभग का जो व्यास 0.1, अपने बाल के जैसे बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, उनको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो होता है क्या, देखिए नेक्स्ट करेंगे अपना प्रकाशिक तंतु, ये इसका उपयोग है, ये दोनों इसके प्रभाव थे। अब जो अपन पढ़ेंगे प्रकाशिक तंतु, वो क्या, पूर्णांतरिक परावर्तन का उपयोग, वो उपयोग है। नीचे आगे पूर्णांतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट करेंगे तीसरा इसमें प्रकाशिक तंतु, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। तो देखिए होता क्या है, ये है पूर्णांतरिक परावर्तन आधारित एक ऐसी युक्ति, प्रकाशिक तंतु पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से दृश्य संकेतों को किसी टेढ़े मेढ़े वक्राकार पथ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, और वो भी बिना किसी लॉस के। तो होता क्या है, जनरली जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में गति करती है, लेकिन अपन प्रकाशिक तंतु की सहायता से उसको किसी टेढ़े मेढ़े या किसी वक्राकार पथ या किसी भी पथ पर घुमा सकते हैं। ठीक है, ये प्रकाशिक तंतु के आधार पर डिवाइस है, युक्ति है। लिखिए इसके बारे में, लिख लो, समझ में आ जाएगा, डायग्राम समझा दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा। तो क्या है कि प्रकाशिक तंतु, लिखिए परिभाषा इसके बारे में लिखिए। प्रकाशिक तंतु प्रकाश या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है, मशीन है, एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से उसके मार्कर में इन डाल देते हैं, जिसकी सहायता से नहीं, इसकी सहायता से लिख लो, जिसकी सहायता से दृश्य संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी हानि के टेढ़े मेढ़े वक्राकार पथ पर स्थानांतरित किया जा सकता है। लिख लिया, लिख लीजिए, मैं लिखाऊंगा। प्रकाशिक तंतु पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से दृश्य संकेतों को, लाइट है, दृश्य संकेतों को एक स्थान, दृश्य संकेतों को बिना किसी हानि के, कोई लॉस नहीं होगा, 100% बिना किसी हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी टेढ़े मेढ़े पथ को, देखो जनरली प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में चलता है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु जिसको हम टेढ़े मेढ़े पथ या किसी अपने को इच्छा उस पथ पर चला सकते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान किसी टेढ़े मेढ़े या वक्राकार, टेढ़े मेढ़े आप देखो ना, कौन सा है, टेढ़े मेढ़े या वक्राकार पथ पर एक स्थान दूसरे तक किसी टेढ़े मेढ़े वक्राकार पथ पर स्थानांतरित किया जाता है, एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। ये हो गया इसका काम। अब ये होता कैसा है, ये बिल्कुल बाल का जो अपने इसका जो व्यास है, अपने बाल देखो ना, बाल इन 0.1 mm के आसपास। ठीक है, होता कैसा है, बिल्कुल बेलनाकार होता है। तो जैसे इसका डायग्राम बनाए तो मान लेते हैं ये कोई ऑप्टिकल फाइबर है, ये क्या है, प्रकाशिक तंतु है। क्या है, प्रकाशिक तंतु ऐसा होता है, ये इसका आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग को बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं, क्रोड। क्या बोलते हैं आंतरिक भाग को बोलते हैं, ये लिख लो, क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस आंतरिक भाग को, क्रोड, कोर, इंग्लिश में बोलते हैं कोर। और जो बाह्य भाग होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लेडिंग, और हिंदी में उसको बोलते हैं अधिपटन। क्या बोलते हैं, अधिपटन। जो बाह्य भाग है, ये जो बाह्य भाग जिसको बोलते हैं क्लेडिंग। क्या बोलते हैं, क्लेडिंग बोलते हैं, और हिंदी में उसका नाम होता है अधिपटन। क्या नाम होता है, अधिपटन या क्लेडिंग।
अब होता है क्या, जो अंदर जो करोड़ है, इस करोड़ का अपवर्तनांक n करोड़ ज्यादा होता है किससे, n अधिपटन से। अधिपटन से यानी ये जो करोड़ है वो सघन माध्यम की तरह काम करती है, और जो अधिपटन क्लैडिंग है वो विरल माध्यम की तरह काम करती है। और यहाँ पर जैसे मान लो कि छोटे कोण में मान लो यहाँ पे प्रकाश किरण आपतित हुई, यहाँ से किसी प्रकाश में इसके अंदर आपतित हुई, यहाँ पे जो आपतन कोण का मान होगा, यहाँ पे जो आपतन कोण का मान होगा कौन सा, ये क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा। फिर यहाँ क्या टकराएगी, और यहाँ के जो आपतन कोण होगा वो भी क्रांतिक कोण से अधिक होगा। फिर यहाँ जाके टकराएगी। देखो सघन करोड़ किसकी तरह काम कर रही है, सघन की, ये किस तरह काम कर रहा है, विरल की तरह। तो सघन से विरल और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक, तो क्या हो गया, पूर्णांतिक परावर्तन। तो प्रकाश से पूर्णांतिक परावर्तन करता हुआ या पूर्णांतिक परावर्तित होता हुआ वो बाहर निकल जाता है। यहाँ से फिर से ये इधर से मानो बाहर निकल गया, ये यहाँ से ये इसका इन था, ये इसका आउट हो गया। क्या, यहाँ जो आपतन, यहाँ भी क्या बनेगा, आपतन कोण बनेगा। जो ये आपतन कोण होगा वो क्रांतिक कोण से अधिक हो, ये आई ग्रेटर देन। एक बात तो बता दूं, पूर्णांतिक परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन नियम लगे, पूर्णांतिक परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन के नियम लगेंगे, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे, जितना ही होगा उतना ही होगा, जितना ही होगा। ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो म्यू कोण क्या लिखा मैंने, म्यू किसी को क्या होता है, म्यू भी अपवर्तनांक को दिखाने का तरीका होता है। किसी बुक में म्यू से दिखा रहा है, किसी बुक में एन से, आपकी बुक में एन से लिखा रखा है, तो मैंने इसको एन से दिखा दिया आपको। तो होता है क्या है कि प्रकाशिक तंतु के आंतरिक भाग को क्रोड बोलते हैं। प्रकाशिक तंतु लिखो, मैं लिखा हूं, डायग्राम बना लीजिए, लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए और फिर लिखिए कि प्रकाशिक तंतु का आकार बेलनाकार होता है, जिसका व्यास लगभग 0 पॉइंट। प्रकाशिक तंतु लिखो, प्रकाशिक तंतु का आकार, प्रकाशिक तंतु का आकार बेलनाकार होता है, जिसका व्यास हमारे बाल के बराबर, जिसका व्यास लगभग कितना मान लेते हैं, 0.1 mm, 0.1 बहुत छोटा, 0.1 mm होता है। वह प्रकाशिक तंतु के आंतरिक भाग को, क्या बोलते हैं, करोड़। क्या बोलते हैं, करोड़। प्रकाशिक तंतु के आंतरिक भाग को करोड़ कहते हैं। वह बाह्य भाग को, आपने पूरा लिख लिया होगा, मैं पूरा हूं, वह बाह्य भाग को क्या बोलते हैं, अधिपटन, या इंग्लिश में बोलते हैं क्लैडिंग। वह बाह्य भाग को क्लैडिंग कहते हैं। वह बाह्य भाग को क्या बोलते हैं, अधिपटन हिंदी में, और इंग्लिश में अधिपटन कहते हैं। फिर आगे क्या लिखोगे कि करोड़ का अपवर्तनांक, मैं इसको शॉर्ट लिख रहा हूं, एन करोड़। आप पूरा कर देना क्या, कि करोड़ का अपवर्तनांक अधिपटन से अधिक होता है, ठीक है। करोड़ का अपवर्तनांक अधिपटन से अधिक होता है, जिसके कारण करोड़ सघन माध्यम की तरह काम करती है, वह अधिपटन विरल माध्यम की तरह काम करता, अधिपटन विरल माध्यम की तरह काम करती है। फिर आगे क्या लिखेंगे, प्रकाश किरण, आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आप लिखोगे। वह प्रकाश किरण किसी प्रकाशिक तंतु के एक किनारे पर किसी छोटे कोण पर आपतित होती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तित होते हुए दूसरे पर निकल जाती है। और इसमें ऊर्जा क्या नहीं, तो सॉरी, प्रकाश जो अपना संकेत है, सिग्नल है, उसमें लॉस न के बराबर होता है। तो ये आपका पूर्ण प्रकाशिक तंतु था। ये आपने मिक्सर में लास्ट मुझे लाइन बोली, उसको लिख लेना आपका, ठीक है। तो आपको समझ आ गया। मैं इसका अपना था पूर्णांतरिक परावर्तन और बाकी इसके प्रभाव और उपयोग। आगे अपन करेंगे गोलीय सतह से या गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, यहाँ पे आपको दो मैं निवेदन भी करवाते हैं, दो निवेदन देखिए। कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 11.10 और एग्जाम्पल 11.11, 11 और 10 और 11 उधर, ये आपने बना लिया इस तरह से, इसमें लास्ट में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका 10वां और 11वां उदाहरण, इसी चैप्टर का 10वां और 11वां उदाहरण, ये देख लीजिए। देखिए क्या है,
10वां उदाहरण जा रहा उदाहरण। तो 10वां उदाहरण आसान, यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो इसके लिए क्रांति कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपका एग्जाम्पल नंबर 11.10 बोला है कि हीरे का अपवर्तनांक यानी एन दे रखा है कितना 2.42 है, तो इसके लिए क्रांति कोण थीटा सी का मान अपने को निकालना है। थीटा सी का मान अपने को निकालना है। तो अपने पढ़ा था सबसे पहले एन बराबर 1/sin थीटा सी पढ़ा था, एन बराबर 1/sin थीटा सी अपन ने पढ़ा था, एन बराबर 1/sin थीटा सी। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं sin थीटा सी बराबर 1/n। तो sin थीटा सी बराबर 1/n 1.242 1/2. एक बार मैं कैलकुलेट देता हूँ, एक मिनट। देखो साइन थर्टी 1/2.42। अब देखिए यहाँ पे वही काम करोगे आप, डिवाइड करना कैसे, ऊपर 2 जो लगा दो कितना 242, ऊपर एक जो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो मैं इसको सीधा कर रहा हूँ कितना, देखिए ये आएगा 1 डिवाइड बाई 2.42 यानी आएगा आपका 0.sin थीटा सी बराबर 0.4132 आ गया। अब देखिए आपको ये कोण पता नहीं कि आप क्या जानते हो, आप जानते हो 0 डिग्री, आप जानते हो 30 डिग्री, आप जानते हो 45 डिग्री, आप जानते हो 60 डिग्री, आप जानते हो 90 डिग्री। बोलो इनके अलावा जानते हो, नहीं जानते। आप ये माइनर कोण ही पढ़ते हो, ये स्कूलों में या क्लास में कोचिंग कहीं पढ़ाया जाता है। तो थीटा सी क्या आएगा, तो थीटा सी का मान होगा, आप इस साइन को इधर रख दें, साइन इनवर्स 0.4132। आपका आंसर ये सही है, आपका आंसर ये सही है। अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर है और निकाल सकते थे कि साइन इनवर्स का मान किसका 0.4132 का मान जो आएगा वो आएगा 24.406 डिग्री। अगर आपको हीरे का क्रांति कोण याद है, मैंने लिखवाया था कितना आएगा भाई, अपवर्तनांक 2.42 होता है तो क्रांति कोण कभी लिखवाया था मैंने हीरे का चमक रहा इतना 24.41 डिग्री लिखवाया था। अगर आपको याद है तो इसको लिख लीजिए। मान लो आपको हीरे का जो क्रांति कोण वो याद नहीं है, क्रांति कोण याद नहीं है तो आप क्या करोगे, आप यहीं तक दो, यहीं तक, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अब इससे तो निकाल सकते हैं लेकिन अलाउड नहीं है, तो आप इसका आंसर इसका मान आपको पता नहीं, आप इसको थीटा से बराबर साइन नोट 0.4132 इसको लिख के छोड़ सकते हो। अगर याद है स्पेशली हीरे के लिए कितना होता है 24.41 डिग्री होता है, तो आप लिख सकते हो, याद है तो। नहीं याद है तो आप इसको यहाँ तक छोड़ दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्योंकि आपको कैलकुलेटर एग्जाम में नहीं दे देगा वाला, इसको बोलते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर, दिख रहा होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर। आगे एग्जाम्पल नंबर 11.1 11 एग्जाम देखिए, एक प्रकाशित तंतु, पढ़ लीजिए सवाल। एक प्रकाशित तंतु देखा कि करोड़ का अपवर्तनांक क्या देखा है 11.11 उदाहरण, करोड़ का अपवर्तनांक n करोड़ दे रखा है, कितना देखा है, ये देखा है 1.31 दे रखा है। और बोला है करोड़ देखा है करोड़ का अपवर्तनांक ये है तथा परिनिधान अधिपतन इन जो बाएं भाग है अधिपतन यानी n अधिपतन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 1.4 से 1 निकल लिख दिया, ये करोड़ का देखा 1.47, इसका देखा 1.31। इसने बोला है कि इस प्रकाशित तंतु देखा है करोड़ का अपवर्तनांक 1.47 तथा परिनिधान अधिपतन का अपवर्तनांक 1.31 है। आपतन कोण थीटा जिसके लिए प्रकाश तंतु में पूर्णांतरिक परावर्तन होता है ज्ञात कीजिए। अपने को वो कोण बताना है जहां पे क्या होना चाहिए, पूर्णांतरिक परावर्तन होना चाहिए। तो आपको पता है पूर्णांतरिक परावर्तन होने के लिए आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, यानी आप थीटा से निकालोगे और जो आपका थीटा होगा वो थीटा से बड़ा होगा। मान लो क्रांति कोण का मान आ गया, मान लो 24.41 डिग्री है, तो अगर थीटा का 24.42 भी कर दिया तो पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा। पूर्णांतरिक परावर्तन होने की कंडीशन क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। तो देखिए आगे, तो हम थीटा से निकाल देंगे, पहले क्या निकाले थीटा सी, तो आपने पढ़ा था साइन थीटा सी बराबर क्या पढ़ा था n1/n2, याद आ रहा है, वहां मैंने बोला था कि साइन थीटा सी बराबर 2 अपवर्तनांक हो तो
ऊपर छोटे वाला अपूर्णांक और नीचे बड़े वाला अपूर्णांक। ऊपर कौन सा? छोटे वाला अपूर्णांक और नीचे कौन सा? बड़े वाला अपूर्णांक। बोला था, समझा था अभी। देखिए साइन थीटा सी बराबर क्या आएगा? ऊपर छोटे वाला, छोटा किसका बताइए? करोड़ का कि अधिपटन का? तो अधिपटन का। यहाँ पे किसका आएगा? एन किसका? अधिपटन का आएगा। और नीचे किसका आएगा? एन किसका? करोड़ का अपूर्णांक। क्या बन गया? साइन थीटा सी बराबर, ये कितना है? 1.31 अपॉन 1.4। समझे आप कर लोगे? 131 करोगे क्या आएगा आपका? 1.31। 1.31 को डिवाइड करना किससे? 1.47 से। ये तो आप कर लोगे मेरे हिसाब से। तो साइन थीटा सी का मान मिला 0.8911। 0.8911। फिर मैं आपको वही बोलूंगा, अगर आपको ये याद है थीटा सी बराबर साइन इनवर्स 0.8991, तो आप निकाल सकते हो। इसलिए मैं निकाल दिखा दूं, इसका जो मान आएगा वो आएगा साइन इनवर्स। क्या आएगा? ये समझ आएगा ना? थीटा सी को इधर लेने का बनेगा साइन इनवर्स बन जाएगा। तो जब साइन इनवर्स, एक मिनट, साइन इनवर्स किसका मान निकालना है? 0.899, एक मिनट, साइन इनवर्स 0.8991 नीचे जो मिल जाएगी वो आ रही है इसमें 64 पॉइंट। अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? 64 डिग्री आ रहा है। कितना? 64 डिग्री आ रहा है। लेकिन मान लो आपको एग्जाम में तो कैलकुलेट दिया नहीं जाएगा, तो आप ये थीटा सी का मान आ गया। अतः आपतन कोण, अतः आपतन कोण आप कैसे करना है? अतः अगर आपके पास कैलकुलेटर निकाल सकते, लेकिन कैलकुलेटर एग्जाम में दिया ही नहीं जाएगा। अतः आपतन कोण क्या होना चाहिए? जो भी थीटा है उसका मान थीटा सी से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि ये तो कंडीशन है पूर्णांतिक प्राप्त होने के लिए कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। और यहाँ पर थीटा सी का मान क्या है? ये है कि जो थीटा का मान है वो किससे बड़ा होना चाहिए? इससे बड़ा होना चाहिए। साइन इनवर्स 0.8911, इसका मान 64 डिग्री आएगा। लेकिन आपको याद तो कर सकते हो, एग्जाम में मान लो को याद ही है तो लिख देना, अगर मान लो याद नहीं है तो ये आप कर देना, क्योंकि इसका मान आपको पता नहीं। आप जान, मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा? अच्छा, मैं आपसे पूछूं क्या कि साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा? तो आपका आंसर होगा 30 डिग्री। मैं पूछूं साइन इनवर्स 1/√2, तो आपका आंसर कितना? 45 डिग्री। या साइन इनवर्स 0.707, तो भी कितना है? ये 45 डिग्री। मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स √3/2 का मान कितना? साइन इनवर्स कितना? साइन इनवर्स √3/2 का मान कितना होगा? कितना होगा? 60 डिग्री। मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स ए का मान कितना होगा? 90 डिग्री। बता सकते हो? बात क्लियर ना? देखो साइन 30 एक संख्या है, साइन 30 एक संख्या है, लेकिन साइन इनवर्स 1/2 एक कोण है। ये क्या है? कोण। जो मैथ से उन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी अच्छी तरह जानते हैं इस चीज को। जो बायो आप याद कर लीजिए कि ये संख्या और ये कोण। जैसे इसका मान, इस साइन का मान कितने डिग्री पे 1/2 होगा? तो 30। साइन का मान कितने डिग्री पर 1/2 होगा? कितने पे? 45। साइन का मान कितने डिग्री पर √3/2? 60 डिग्री पे। साइन का मान कितने डिग्री होगा? 90 पे। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप ऐसे कर ले रहे हैं, आप समझ मेरे हिसाब से बातें, ठीक है? आपको एग्जाम में आंसर ऐसे लिखे आओगे तो भी कोई गलत है नहीं। अगर आपको याद है, मान लो याद है सीधा, तो थीटा का 64 डिग्री। नहीं याद है तो आप ये लिख देना, ठीक है? तो इस वीडियो में सुनाई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे हम पढ़ेंगे क्या? गोलीय पक्ष द्वारा अपवर्तन। गोलीय पक्ष द्वारा अपवर्तन। और कोई आपकी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन। ओके, मेरे धन्यवाद।